नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि अभी हमने हिंदी का क्लास शुरू किया है, इसके पहले एक वीडियो जारी हुई थी जिसमें हमने भाषाओं के बारे में, भाषा क्या होता है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, इसकी एक बेसिक जानकारी ली थी। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम अपने दूसरे क्लास में हैं जिसमें हम वर्ण, शब्द और वाक्यांश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हिंदी चाहने वालों को और हिंदी को शुद्ध रूप में देश और दुनिया में प्रयोग करने के लिए इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। साथ ही विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल इसका अपना इम्पोर्टेंस है, तो इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दूसरी बात ये मित्रों कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, इसमें बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल एकदम शुद्ध रूप में चीज़ें प्रस्तुत की जाएंगी और बहुत ही बेसिक हैं। क्योंकि कई बार होता है बेसिक अक्सर लोगों का छूट जाता है रिवीजन न करने की वजह से या किसी और वजह से। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा कि आप फिर से उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज़ से भी पढ़ रहे हैं फिर भी आपके लिए बहुत ही गोल्डन ये क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखें, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेटर यानी वर्ड को पढ़ेंगे कि वर्ड होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक डिफिनीशन दी गई है, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि वर्ण कहलाती है जिसके टुकड़े न किया जा सकें, जैसे अ, आ, क, ख, ये। तो जहाँ पर ये क लिखा हुआ है इस तरह से, इस पर हलंत लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। या इसी को इस तरह से भी जब किसी अन्य वाक्य के साथ प्रयोग तो इस तरह से लिखते हैं, इसको पूरी तरह से यहाँ नहीं लाते हैं। पूरी लाते हैं तो हलंत लगाना पड़ता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे लिखना है क्यों, क्यों, इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किस तरह से प्रयोग हुआ, इस तरह से प्रयोग हुआ। तो कह रहे हैं कि अब देखिए क्या इससे इसका भी खंड किया जा सकता है, इससे भी छोटा बनाया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ये है क्या, एक्चुअली ये ध्वनि है। वर्ण क्या है, मूल ध्वनि है, ध्वनि नहीं बल्कि मूल ध्वनि है। मतलब जिससे सभी ध्वनियाँ डिराइव हुई हैं, जिससे सभी ध्वनियाँ मिलकर के बनती हैं, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना किया जा सके। तो अ, आ, क, ख, ठीक है, इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल हैं वर्ण के। आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ गुलाब, गुलाब। अब देखें जो गु लिखा है ये किन से मिलके बना है, तो ग है, उ है, और ग में क्या है, हलंत लगा हुआ है। और ला में देखिए ल पर हलंत है और फिर आ है। ब में ब है, फिर अ है, ब पे हलंत होना चाहिए यहाँ। आपने देखा कि गुलाब 6 ध्वनियों तथा हिरन भी 6 ध्वनियों से मिलके बना है। हिरन को भी देखेंगे आप, हिरन, हिरन लिखा है तो ह ई, छोटी ई की मात्रा लगा है, यानी जो ई की ध्वनि है इस पे ह पर है। र अ, न अ, ठीक है, इस तरह से। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 में से किसी एक को अगर आप उठा के उसका और टुकड़ा करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके टुकड़े नहीं से, अतः ये सभी छोटी ध्वनियों को क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं, ठीक। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, तथा वर्ण ध्वनि के लिखित रूप होते हैं। अब देखें ध्वनि, तो ध्वनि का मतलब क्या है, जो आवाज़ होती है, जो साउंड होता है वही तो ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे आपने बोला हाँ,
तो आपने एक्सप्रेस किया, कुछ आपने कहा, ठीक है, आपने ध्वनि के द्वारा प्रकट की, एक भाषा को बोला। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि वर्ड ही तो ध्वनि होता है, तो वर्ड क्या होता है? वर्ड जो है लिखित रूप को वर्ड कहते हैं, ठीक है। इसलिए वर्ड को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। चूँकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ड ध्वनि का ही लिखित रूप होता है, इसलिए वर्ड को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णमाला यानी वर्ड यानी लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स हैं, जैसे क है, म है, ल है, ठीक है। अब इनके एक क्रमबद्ध समूह को अगर आप कहेंगे तो वो वर्णमाला कहलाएगा। लेकिन क्या ये वर्णमाला है? नहीं, क्योंकि इनका क्रमबद्ध समूह नहीं है। क्रमबद्ध समूह में जो आप पढ़ते हैं अ आ ई उ, ठीक है, और फिर इधर आप पढ़ते हैं क ख ग घ अंगा से लेकर के य र ल व छ श ख श छत्र ज्ञ, ठीक है। तो वो जो होता है वो एक वर्णमाला होता है, यानी वहाँ पर सभी वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह होता है, उसको वर्णमाला कहते हैं, ठीक। अब चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। वर्ण के भेद में देखिए, वर्ण कितने तरह के होते हैं? तो स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण हैं जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनकी संख्या 11 है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो बोले जाते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए इन्हें बोला जा सकता है। जैसे अगर आपको ये बोलना है क, दरअसल क अपने आप में पूर्ण ये तो वर्ण है नहीं। अगर ये क पे हलंत, अब आप कहेंगे कि ये वर्ण है, ठीक है, छोटी से छोटी इकाई है, लेकिन आप इसको बोलेंगे कैसे? आप इसको बोलेंगे किसी अन्य वर्ण की सहायता से। तो अगर आप प्लस अ लिख देंगे, इन्हीं में से किसी एक को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो बन जाएगा क। ये अब आप इसको बोल पाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि स्वर वे वर्ण हैं जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 है और ये है अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक। अब देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब देखें स्वर के भेद, ठीक है। अब आप स्वर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वर के भेद भी इसी समय पढ़ लें। हमें क्या पढ़ना था? व्यंजन भी पढ़ना था, स्वर के बाद व्यंजन। लेकिन पहले अब हम स्वर चूँकि पढ़ रहे हैं तो स्वर के बारे में हमने देखा कि स्वर कितने होते हैं, इनकी संख्या 11 है, और स्वर के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो 3 होते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? यानी शॉर्ट वॉवेल, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं इसको, यहाँ देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अ ई उ री, देखो अ जो छोटा अ क्या है, अ का जब प्रोनाउंसिएशन करोगे तो इसमें क्या समय बहुत कम लग, अ ई उ री, ठीक है। वहीं दीर्घ स्वर की बात करें, लॉन्ग वावेल, इसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा यानी अ ई उ री की अपेक्षा इसके प्रोनाउंसिएशन में या उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो या दोगुना समय लगता है। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो देखिए आ ई उ ए ऐ ओ औ ये सभी दीर्घ स्वर में आते हैं। और प्लुत स्वर, अगला है प्लुत स्वर, लॉन्ग वॉवेल। बहुत लॉन्ग वॉवेल अगर हमें लिखना हो तो हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। ये ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय लगता है, ठीक है। तो जैसे कि है ओम लिखना
लिखना हो तो ये देखिए यहाँ पे हमने तीन जैसा बनाया है ना, ये प्लुत स्वर कहलाता है। तो जैसे लिखना है ओम, जैसे ओम नहीं, ओम तो आप ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर लिखना ये ओम, तो हमने क्या किया ओम ओम, तो क्या किया, जो ओ है ओ अपने आप में क्या था, ओ तो दीर्घ स्वर था, लेकिन ओ का उच्चारण थोड़ा देर तक और करना है तो प्लुत स्वर का वहाँ पे प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर को दर्शाते हैं। ठीक है, लिखते समय। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में तीन अन्य वर्ण हैं, ये स्वरों के बाद व्यंजनों से पहले आते हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तीन अन्य वर्ण भी हैं, ये स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आते हैं। ठीक है, न स्वर है न व्यंजन है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं देखिए। एक होता है अनुस्वार, जो अंक के मात्रा लगा होता है, यहाँ पे देखिए ये अनुस्वार है। देखिए अंक को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंक का चिन्ह होता है, जैसे हंस, कंगन, मंजन, ठीक है, आदि। यहाँ पर देखिए मंजन में म पे अंक का मात्रा लगा हुआ है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक, उसके बाद होता है अनुनासिक, सेमी नसल। देखिए ये चंद्र बिंदु वाली जो लगती है इसको अनुनासिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लगा अंग, अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। अंग का चिन्ह इस तरह से होता है, जैसे चांद, दांत, हंस, आँख आदि। ठीक है, शुद्ध रूप में दांत ऐसे ही लिखेंगे, हंस ऐसे लिखेंगे, आँख ऐसे लिखेंगे और चांद भी ऐसे ही लिखेंगे। अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में चांद ऐसे लिखा गया है, कई बार आयोग ने इसको भी सही करेक्ट कहा, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तो ये वाला चांद आप सही करेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं तो इसको आपको सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, वो है क्या, अयोगवाह हमारा है विसर्ग। विसर्ग में अह की जो होता है इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग यहाँ पे देखिए अह का चिन्ह है, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, जैसे प्रायः, अतः, प्रायः आदि। ठीक है, प्रायः में इस तरह से हम लगा देंगे। इसे ये क्या लिखा है, ये प्राय लिखा है, प्राय, और ये क्या लिखे, प्रायः लिखा है, प्रायः। ठीक, प्रायः का मतलब अक्सर, प्रातः मतलब मॉर्निंग, सुबह, अतः मतलब अतः यानी इसलिए, तथापि आदि। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास व्यंजन। अभी तक हमने स्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। देखें स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर और स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में हमने पढ़ा। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। और देखें इसके अलावा स्वर और व्यंजन के अलावा एक चीज़ होता है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, 3 अन्य वर्ण हैं जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, वो होते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह 3 होते हैं, एक होता है अनुस्वार, एक दूसरा अनुनासिक और तीसरा है विसर्ग। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए व्यंजन पर हम चलते हैं। ठीक है, व्यंजन को देखते हैं, व्यंजन क्या होता है। देखिए व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क, धन, अ बराबर क। तो ये क्या हो गया, व्यंजन। ये जो आपने देखा ये वर्ण ये व्यंजन का है। ठीक है, और क्योंकि इसमें आपने एक स्वर लगा दिया अ, तो ये हो गया क। अब आप इसको बोल पा रहे हैं, वरना इसको आप बोल ही नहीं सकते, क ये एकदम अधूरा है। ठीक है, क्यों बोलते समय भी यह जो आता है, यह के पास अ रहता है, उसी की सहायता से हम क का उच्चारण कर पाते हैं, अदरवाइज इसको हम व्यंजन को उच्चारण कर ही नहीं सकते। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए हलंत लगा हुआ है। ठीक, अब देखें जितने भी व्यंजन हैं वहाँ पे
क्रमबद्ध रूप में दिए गए हैं, तो आप उससे एक बार देखें। देखिए क वर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ। हम इसको बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए अगर हम इसमें प्लस अ जोड़ लेंगे तो हम आसानी इसको क कहेंगे, ख कहेंगे, ग कहेंगे, घ कहेंगे, ङ कहेंगे, ठीक है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क, ख, ग, घ, ङ कंठ से। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है, इसका उच्चारण तालु से करते हैं। मतलब हमारी जो जिह्वा है और हमारा मुख है, मुख में हम कंठ से प्रयोग करते हैं क वर्ग को। क से क ऐसे याद रखिए, जो क वर्ग में यानी क से लेके ङ तक, इसको कंठ से इसका उच्चारण करते हैं। च वर्ग का उच्चारण तालु से करते हैं, ठीक। ट वर्ग आता है इसके बाद, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक है, इसका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। नेक्स्ट है त वर्ग। त वर्ग में होता है त, थ, द, ध, न, ठीक है, इसका उच्चारण दंत से करते हैं। किससे? दंत से। नेक्स्ट है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ठीक है, ये इसका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से। ओष्ठ से। आप इनका उच्चारण करेंगे, खुद ही आपको इसका अंदाज़ा होगा कि कहाँ से मुख के किस हिस्से पर दबाव बन रहा है। जैसे आपने कहा फ, ब, ठीक है, भ, म, प, आप कहें तो आपका ओठ जो है, दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करके थोड़ा सा वहाँ से वायु निकलती है, तो वहाँ पे प वर्ग इसका मतलब है, और उसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है य, र, ल, व होता है। य, र, ल, व, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन, श, 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 ह। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो घर्षण के कारण थोड़ा सा आपके मुख से ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्मा द्वारा होता है, इसका उच्चारण से ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें ये जो वाला जो स है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार आप चेक करिएगा कि दंती से इसको क्यों बोलते हैं, जो ये वाला स होता है, और इसमें जब प्लस अ जुड़ जाता है तो ये दंती से, और इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। चलिए दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर। अब हमारा है व्यंजन के भेद, ठीक है। तो अभी हमने व्यंजन को समझा है, अब व्यंजन के भेद को देख लें। तो देखिए कौन कौन से भेद है व्यंजन के। एक है तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इसके अंतर्गत क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्ण आते हैं, ठीक है। अगला है अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी कंसोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीभ और तालु को स्पर्श करती है, 3 चीज को, किसको? कंठ, जिह्वा और तालु को स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। जैसे य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह, ठीक है। तो ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है इन 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 व्यंजन हैं, ड़ और ढ भी हैं, जो ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर बनाए गए हैं। इनका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। कोई भी शब्द होता है जैसे इनका कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। जैसे एक शब्द ऐसा है लेकिन हिंदी में, जैसे ढ लिखा ना, तो जैसे लिखा ढक्कन, ढक्कन में तो हो रहा है भाई प्रयोग। अब ये हो सकता है अशुद्ध इसको मान लिया जाए, लेकिन रेयर केस में ही होता होगा। अदरवाइज जैसे अड़ा से कोई शब्द नहीं है, ढ से भी कोई शब्द इसके अलावा है नहीं मेरे ख्याल से। तो कह रहे हैं किसी भी शब्द के
अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट कंसोनेंट्स, यानी संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी। तो देखें, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला एक ऐसा व्यंजन जिसका लिखित रूप ही बदल जाए संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे है छ, ये श जो है क और श को मिलकर बना, तो ये क वाले का क का आधा क और श, यानी जैसे कक्षा लिखना होता है तो किसका कक्षा, कक्षा, ठीक है। तो क और ये आपका आ जाता है ऊष्म व्यंजन है श। दूसरा है ज्ञ, तो जो है ज है उसके बाद ज में ञ लगा है, ञ। तो जैसे कि ज्ञान, कहीं कहीं ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, योग को जोग बोलते हैं। तो दरअसल यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान जो कहते हैं, दरअसल ज्ञ और ञ दोनों को उच्चारण एक साथ करते हैं। अक्सर एक्चुअली वही जो है ज्ञान यानी ज्ञान है। तो देखिए ज का देखिए स्वरूप कैसा हो गया, क्योंकि इसके साथ ये मिल गया। और इसी तरह क का स्वरूप कैसा हो गया, क और श, तो ये हो गया। एक चीज़ और दी जाती है यहाँ पर, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आगे बढ़ने से पहले। जैसे कभी कभी आपके यहाँ प्रश्न आता है डिक्शनरी, हिंदी वर्णमाला का अगर डिक्शनरी बनाया जाए तो उसका क्रम क्या होगा। तो जैसे कई सारे वर्ड दिए हुए हैं, जैसे तो आप किस तरह से डिक्शनरी के रूप में सजाएंगे। तो उसमें कुछ आपके जैसे एग्जांपल दिया हो, तो जैसे छ दिया हो, ठीक है, ख दिया हो, प दिया हो, ठीक है, म दिया हो, इस तरह से दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लगाना है वर्णमाला के आधार पे, या मतलब जो डिक्शनरी के आधार पे। तो डिक्शनरी जैसे आपने इंग्लिश का प्रयोग किया होगा, तो सबसे पहले आपको ए को लेते हैं ऐसा वर्ड, फिर ऐसे वर्ड को लेते हैं जैसे ए के बाद बी आए, ए के बाद ए आए, या फिर ए के बाद बी आए, फिर ए, फिर उसके बाद ए के बाद ए आया हो, फिर बी आया हो, फिर सी आया हो, इस तरह से आप लेते हैं। उसी तरह से इसमें भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आप हमेशा पढ़े हैं क से शुरुआत होती है, आप क्या करने लगेंगे, इसको एकदम लास्ट में करें, क को, ख को, प को सिलेक्ट करके इसको लास्ट में करें। लेकिन ये दरअसल जो छ जिसको आप बोलते हैं, ये क्षत्रिय वाला श है, तो ये दरअसल इसी से मिलके बना है, इससे मिलके बना है। तो सबसे, बल्कि ये ख से पहले अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको चुनेंगे, इसके आधार पे आप इसको पहले रखेंगे, फिर ख को लेंगे, फिर प को लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से जो है डिक्शनरी में आप इसका प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से ज्ञ है, और अगर ज से बाद के कुछ वर्ड लिखे गए हैं डिक्शनरी में, ठीक है, तो उनमें से अगर ज वहाँ पे उसके पहले है, तो आप पहले जो है ज्ञ को चुनेंगे, अगर ज नहीं है तो, ठीक है। तो ज्ञ को पहले चुनेंगे, फिर जैसे ज के बाद आने वाले जो है अक्षर को आप चुनेंगे, ये क्रम होना चाहिए। तो अब जैसे यज्ञ में इसका प्रयोग होता है, ज्ञानी में प्रयोग होता है, ठीक है, ज्ञान, ज्ञानी। दूसरा त्र, त्रिशूल, त्रिशूल में त्र का प्रयोग होता है। त्र कैसे बना, त व्यंजन त और प्लस इसमें दूसरा व्यंजन है र, इनको मिलकर बना है त्र। जैसे मित्र, पत्र, त्रिशूल, ठीक है, आदि। उसके बाद श्र में देखिए ये वाला बड़ा वाला जो श है, इसमें जो है हलंत लगा हुआ है, एक व्यंजन है, दूसरा व्यंजन र है, तो श और र को मिलकर बना श्र। जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रम, श्रमिक, ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने संयुक्त व्यंजन को पढ़ लिया, ठीक है। अब संयुक्त अक्षर को पढ़ते हैं, ठीक, ज्वाइंट लेटर्स को देखें। कहते हैं कि दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले ऐसे व्यंजन जिनका लिखित रूप नहीं बदलता उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं।
इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। फॉर एग्जाम्पल, न धनिया बराबर न्य, प धनिया बराबर प्य, ठीक है। जैसे न्याय, न्याय, अन्य, प्यास, प्यारा आदि में प्रयोग हुआ है। जैसे आधा च है, मतलब कि ये जो जिसमें जो है क्या नहीं, ध्वनि नहीं है, ठीक है। जिसमें एक ऐसा व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं है और दूसरे में स्वर है, जैसे ये छ में जो है स्वर है, तो दोनों मिल करके छ बन गया। तो इसे अच्छा, स्वच्छ, स्वच्छता आदि में इसका प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे कत, तो कत हो गया, रक्त, भक्त आदि। जैसे हमने बताया था आपका क्यों, तो आधा क यूँ क्यों, तो यहाँ पे यह है, यह में क्या है, यह में स्वर है लेकिन इस वाले में स्वर नहीं था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखें, द्वित व्यंजन यानी डबल लेटर कंसोनेंट्स, ये क्या होते हैं? जब संयुक्ताक्षर में जुड़ने वाले दोनों व्यंजन एक जैसे हों तो द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे ये देखिए, क को क में जोड़ रहे हैं लेकिन एक क में जो है आपका क्या है मतलब कि स्वर नहीं है, दूसरे में जो है स्वर है, तो इसको कैसे बना दिए, क। अब लिखेंगे जैसे पक्का, चक्की आदि। ऐसे आधा त और पूरा त, यानी एक में जो है एक ऐसा व्यंजन है त लिए हैं जिसमें ध्वनि नहीं है और दूसरे में जो है ध्वनि है, तो दोनों मिल करके तत् बन गया। यानी कुत्ता में, गत्ता में आप प्रयोग करते हैं। ऐसे चच में जैसे चच्चा, बच्चा, कच्छा आदि में प्रयोग करते हैं। फिर लल बन गया लल, तो इसे बल्ला, छल्ला, ठीक है, मल्ला आदि में प्रयोग करते हैं। मात्रा, मार्क्स, इसकी एक परिभाषा है कि जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है तो उसका रूप बदल जाता है। उसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। किसको? बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है, ठीक है। अब देखें कैसे होता है प्रयोग। स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में, जैसे आओ, आई, आए। किसी व्यंजन के साथ मिलकर क धन आ बराबर का, क धन ई बराबर की, क धन उ बराबर कु। क अ के अलावा जब व्यंजन अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो उनका पूरा रूप नहीं लिखा जाता, बल्कि उनके निश्चित चिन्ह व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मात्राएं हैं, तो स्वर मात्राएं में देखिए आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसकी मात्राएं, जैसे ये आ का मात्रा है, छोटी की मात्रा, इसको पढ़ते हैं, ये बड़े ए की मात्रा है, छोटे ओ की, बड़े ओ की। री की मात्रा है, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा। मात्रा युक्त व्यंजन, जैसे कि आपने का लिखा है, फिर छोटे की मात्रा तो की बन गई, बड़े तो की बन गई, छोटे की मात्रा कु बन गया, बड़े की मात्रा लगा कु बन गया। फिर री की मात्रा कृ बन गया, ऋषि, कृषि, ठीक है। के बन गया, कै बन गया, को बन गया, कौ बन गया। अ एक ऐसा आगत स्वर है जो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आया है। इसे अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, ऑफिस, ठीक है। यानी थोड़ा सा ओ का, एकदम से ओ नहीं होता, आ और ओ के बीच में, आ और ओ के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई उच्चारण अगर करना, दोनों को मिला करके, तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं। डॉक्टर, ऑफिस, ऑफिस नहीं बोलते हैं, ऑफिस नहीं बोलते हैं। आप अगर चाहें ऑफिस की स्पेलिंग ऐसी ही होती है, लेकिन इस ऑफिस नहीं पढ़ेंगे और ऑफिस भी नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे क्या? ऑफिस, ठीक है। डॉक्टर, बॉल, कॉफ, एक्सेट्रा। चलिए
कुछ और यहाँ पर है ज व आगत व्यंजन, ये सभी विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आए हैं। जैसे ज से ज़मीन, ज़रा, जेवर, फ से लिफाफा, साफ आदि। र वर्ड का प्रयोग देखिए, र में हलंत लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे र के शब्द उ या उ की मात्रा का रूप बदल जाता है। जैसे र धन उ बराबर रु, छोटे की मात्रा लगी है, रुपया में प्रयोग होता है। जैसे र में बड़े उ का जब आपने प्रयोग कर दिया साथ में तो बड़ा वाला बन गया रू, जैसे रूप, ठीक है। जैसे उसका रूप बहुत सुंदर, तो रूप आपने गए। मुझे रुपया चाहिए, तो रुपया में क्या होगा? छोटे की मात्रा लगेगी। ये र वर्ड का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है आपका है रेफ, अक्षरों के ऊपर लगने वाला र रेफ कहलाता है। जैसे कर्म में देखिए उड़ंतू र, जिसको आप बोलते हैं कभी, दर्द, ठीक, इसको रेफ बोलते हैं। उसके पदेन, आधे अक्षर में नीचे लगने वाला र, ठीक है, या पूरा र, जैसे नम्र, प्रश्न, ठीक है, प्रकार, प्रकार, प्रकाश आदि में। ट वर्ग में आधे अक्षर के साथ नीचे लगने वाला र, पूरा र, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रक है, ड्रम है आदि, ठीक। आगे चलें। आगे हमारे पास है शब्द यानी वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, दो चीज़, तो एक होता है शब्द, एक होता है वर्णमाला। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। वर्णमाला देखिए, वर्णमाला भी शब्दों का समूह है, और सॉरी, वर्णों का समूह को वर्णमाला भी कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जबकि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब, अगर आप एक समूह में कुछ वर्ड लिख दें, जैसे आपने लिखा कमल, ये देखिए क्रमबद्ध नहीं है, क के बाद तो ख आता है, लेकिन ये एक सार्थक समूह है, वर्णों का एक सार्थक समूह, क्योंकि कमल का एक अर्थ निकल रहा है, जो कि कमल एक फूल को बता रहा है कि कमल का एक फूल होता है, तो कमल एक सार्थक है, ठीक है। जैसे चंद्रमा, ठीक है, जैसे घोड़ा, लेखक, तो देखिए घोड़ा में घ ओ ड़ आ, घोड़ा बन गया। लेखक में ल ए ख अ क अ, लेखक बन गया। तो वर्णों का क्या है? यहाँ पर सार्थक समूह है, यानी एक ऐसा समूह जिसको मिला करके लिखने से जो है एक अर्थ निकलता है, जिसका एक अर्थ है अपने अपने। जैसे लेखक का एक अर्थ क्या है? लेखक किसे कहते हैं? जो लिखता है। घोड़ा एक जानवर का नाम है, ठीक है। कमल, तो देखिए ये क्या है? कमल एक फूल है, तो इसका एक अर्थ है कि नहीं है? क्या क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ इसका कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका सिर्फ ये सब क्या है? ये सब सिर्फ क्रमबद्ध वर्णों का क्रमबद्ध रूप है। उसको क्या कहते थे? वर्णमाला कहते थे। लेकिन यहाँ पर वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, ठीक है। तो सार्थक समूह होना चाहिए। उपर्युक्त शब्दों का निर्माण विभिन्न ध्वनियों के मेल से हुआ। किससे हुआ? विभिन्न ध्वनियों के मेल से हुआ है। ये ध्वनियाँ मिलकर एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द हैं। परंतु यदि इन ध्वनियों के क्रम बदल दिए जाएं, तो इन शब्दों का रूप ही बदल जाएगा तथा रूप बदलने से वे अर्थहीन हो जाएंगे। तब ये शब्द नहीं कहलाते। जैसे राघो, खलेक, लकम, यानी ये भी तो वर्णों के समूह हैं, लेकिन इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। क्या लकम का कोई अर्थ है? नहीं है। लेकिन अगर इसको क्या पहले लिख दें, फिर ल लिखे, फिर मल, तो कलम हो जाएगा। उसका भी एक अर्थ है, कलम यानी पेन। क लिखें, फिर म लिखें, फिर ल लिख दें लास्ट में, तब कमल बन जाएगा, कमल का फूल, ठीक है।
लेकिन इस तरह से इसका कोई लकम का कोई अर्थ नहीं है, यानी सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। तो ये क्या है, ये एक शब्द नहीं है, ये वर्णों का समूह तो है लेकिन एक सार्थक वर्ण का समूह नहीं है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है। अर्थात यह क्या है, यह शब्द नहीं है। अब देखें शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। हिंदी भाषा में शब्द के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से आधार हैं? देखिए, हिंदी भाषा के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जा सकते हैं। तो देखिए, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा बनावट के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, हमने तत्सम तद्भव को डिटेल में अलग से भी पढ़ा है, वो आप प्लेलिस्ट में वीडियो जा कर के देख लेंगे हिंदी वाले में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम एक क्रम में सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप एक बात ध्यान दें। जैसे तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे आम्र, आम को आम्र कहते हैं, तत्सम यानी शुद्ध रूप, एकदम संस्कृत वाला जो है। ठीक है, चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, घी को धृत कहते हैं, गृह को मतलब कि जो घर है उसको गृह कहते हैं, तत्सम शब्द है। ठीक है, रात को रात्रि, मयूर मोर को मयूर, आग को अग्नि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में, यानी जिनका रूप बदल गया है, उनका रूप बदल करके हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम, चाँद, घी, घर, रात, मोर, आग आदि। यानी जिस तत्सम में आम्र था, हमने अब उसको आम कह दिया। पहले चंद्र था, अब हम चाँद कह दिए। धृत था, उसको घी बोल दिए। गृह था तो उसको घर बोल दिए। रात्रि थी तो उसे रात बोल दिए। मयूर था तो उसे मोर बोल दिए। अग्नि था तो उसे आग बोल दिए। ठीक है, अब कुछ और तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसे एक बार आप देख लें। जैसे तत्सम स्वर्ण, इसका तद्भव क्या होगा? सोना। दंत का दांत। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें कहेगा कि इसमें से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आप ज़्यादातर ये अनुनासिक जो इस पर लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप चले जाएंगे यहाँ पर, तो आप दांत को भी हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूज करके कर दें, क्योंकि संस्कृत में इस तरह से ओम लिखा जाता है, तो आपको फीलिंग आएगी कि यार ये ओम है, संस्कृत का बहुत ही महान शब्द, तो इसी से हो सकता है लिया गया हो, यही संस्कृत वाला हो। नहीं, दांत हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दांत बोलते हैं, लेकिन दंत जो है एकदम शुद्ध है, तत्सम शब्द है। उसी तरह से कर्ण, कान को बोलते हैं, तो कर्ण तत्सम है, कान तद्भव है। सूर्य तत्सम है, सूरज तद्भव है। कूप तत्सम है, कुआं तद्भव है। हस्त तत्सम है, हाथ तद्भव है। ठीक है, आगे बढ़िए। देशज शब्दों की बात करें, यानी नेटिव वर्ड्स, देश की आम बोलचाल की भाषा जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे एकदम देसी शब्द, जैसे पगड़ी, जूता, खिड़की, झाड़ू, लोटा, खुरपी। ठीक है, ये सभी क्या है? ये एकदम देशज है, मतलब कि भारत में ही आम बोलचाल की भाषा में इनका बहुत प्रयोग किया जाता है। दूसरा विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स, दूसरे भाषाओं के वो शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, एक तरह से एक्सेप्ट कर लिए गए, चाहे उनका रूप बदल करके, चाहे जैसे। तो जैसे स्टेशन, स्टेशन को भी इंग्लिश शब्द है, उसको स्टेशन ही बोलते हैं। रेडियो को रेडियो ही बोलते हैं। स्कूल को स्कूल ही बोलते हैं, हालांकि विद्यालय एक शब्द है, लेकिन स्कूल को भी हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं। चाकू, चाकू भी विदेशी शब्द है। चश्मा विदेशी है।
रुमाल, ये सभी इसमें से कुछ पुर्तगाली कुछ फारसी शब्द हैं। ठीक है, वकील, लालटेन, आदमी, अमीर आदि ये सभी विदेशी शब्द हैं, इसे विदेश से लिए गए हैं। ठीक है, हमने देशज और विदेशज शब्द भी आपको बताया है एक वीडियो में, उसे आप जा कर के देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है उसमें सभी का। जापानी कौन सा है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो जापानी के हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, पुर्तगाली हैं। ठीक है, और आपके जितने भी फारसी हैं, उर्दू के हैं, तो जितने भी विदेशी शब्द हैं दूसरी भाषाओं के जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनका डिटेल में वहाँ पे वर्णन किया गया है, आप जा कर के देखें। नेक्स्ट है संकर शब्द यानी मिक्स्ड वर्ड्स। वे शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बने उन्हें संकर शब्द कहते हैं। यानी जैसे मान ली एक इंग्लिश है एक हिंदी है, इंग्लिश में रेल बोलते हैं, हिंदी में गाड़ी बोलते हैं, तो रेल और गाड़ी को मिला के एक शब्द बन गया रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है, संकर शब्द है। संकर मतलब मिक्स्ड यानी मिला जुला, जो दो चीज़ों को मिला के बनता है उसे संकर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल दिया गया रेलगाड़ी का, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, ये रेलगाड़ी बन गया। तो रेलगाड़ी क्या है, संकर शब्द है। लाठी हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का है, तो लाठी चार्ज ये कैसा शब्द है, ये संकर शब्द है। अर्थ के आधार पर बेस्ड ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं, दो हैं। तो एक होता है सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड्स, जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, पानी, खाना, बाजरा आदि। सार्थक शब्दों के भी चार उपभेद होते हैं, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। इनका अध्ययन हम आगे करेंगे, अगले नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको तो इतना पता होगा एकार्थी शब्द यानी जिसका एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी जिसमें कई अर्थ हो, और पर्यायवाची का मतलब होता है किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करना, और विलोम का मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट, मतलब कि जैसे रात का दिन, ठीक है, पुरुष का स्त्री, राम का सीता, दिन का रात, इस तरह से। अच्छा, दिन का विलोम रात्रि नहीं कर सकते, दिन का रात, ठीक है, हाँ दिन का रात और रात्रि दोनों कर सकते हैं। ठीक, उत्तर का दक्षिण, पूर्व का पश्चिम, ये विलोम शब्द है। नेक्स्ट है निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता परंतु उनका प्रयोग फिर भी होता है सार्थक शब्दों के अतिरिक्त वगैरह आदि में होता है। जैसे निरर्थक शब्द जैसे क्या होता है, वाय, वाना, वाजार, ठीक है, ये निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर बेस्ड ऑन यूजेस। इससे दो भेद, एक तो विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती है, लड़का खेलता है, लड़के खेलते, तो यहाँ बालक था यहाँ बालिका हो गई, लड़का था लड़के हो गए, तो ये क्या हो गया, विकारी शब्द। विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए अविकारी शब्दों की बात करें तो इसमें क्या आएगा, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़े तेज दौड़े तथा घोड़ी तेज दौड़ी, इसमें कोई परिवर्तन, तेज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़े तेज दौड़े, घोड़ी भी तेज दौड़ी, तेज तेज तेज, तेज में कोई परिवर्तन आया नहीं आया, तो ये क्या हो गया, अविकारी शब्द हो गया। ठीक है, और वहीं देखिए परिवर्तन कहाँ पे आ रहा था, विकारी शब्द में। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती है,
लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। उसके अलावा अव्यय शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। इनका अध्ययन हम आगे करेंगे ही। उसके बाद बनावट के आधार पर देखते हैं। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों 3 भेद हैं शब्दों के। 3 तरह के शब्द होते हैं बनावट के आधार पर। जैसे मूल शब्द, रूढ़ शब्द जिसे कहते हैं मूल, एकदम मूल हो, जो एकदम पहले का हो, आदि हो। जैसे ट्रेडिशनल वर्ड्स, वे शब्द जो अपने में पूर्ण हो तथा उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं हो, उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सेना, सेना अपने आप में मूल शब्द है। अगर इसको स और न को तोड़ेंगे, से का कोई अर्थ है नहीं, ना का कोई अर्थ है नहीं, तो सेना मूल शब्द है। जैसे कमल, कमल भी अपने आप में क्या है? कमल भी मूल शब्द है। फिर आता है यौगिक यानी कंपाउंड वर्ड्स, जो शब्द दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा खंड करने पर प्रत्येक का कोई सार्थक अर्थ होता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे भोजनालय, भोजन धन आलय, भोजन के लिए घर, यानी इसमें देखिए यौगिक शब्दों में क्या होता है? दोनों का अर्थ। जैसे भोजन का भी एक अपना अर्थ है और आलय का भी। आलय मतलब होता है घर, भोजन मतलब होता है भोजन जो आप खाना खाते हैं। तो भोजन करने का जो घर है उसको भोजनालय बोलते हैं। अच्छा, भोजनालय अपने आप में भी एक सार्थक शब्द है, ठीक है। तो यौगिक शब्द और मूल शब्द में अंतर है। मूल शब्द को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। मूल शब्द अपने आप में मूल है, उसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे जो यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द को 2 शब्दों को मिलकर के एक शब्द बनता है, उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। और जिनको मिला के बनता है उनका भी अपना एक अर्थ होता है। अगला हमारा है योग रूढ़ शब्द यानी ट्रेडिशनल कंपाउंड वर्ड्स। वे यौगिक शब्द जो एक ही अर्थ के लिए रूढ़ माने जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, ये देखिए पंकज, पंक धन ज, देखिए रूढ़ क्यों है? पंक यानी कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, जो कीचड़ में जन्म लेने वाले उसे क्या कहेंगे? पंकज कहेंगे। हिम धन आलय, हिम मतलब था बर्फ, आलय मतलब था घर, यानी बर्फ का जो घर है उससे क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। योग रूढ़ शब्द। दश, देखिए इसमें भी दोनों के अर्थ हैं अपने आप में, लेकिन क्या कह रहे हैं? जो एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हैं। दश धन आनंद, आनंद मतलब क्या होता है? सर, दश मतलब होता है 10 अंक है, 10 आनंद बराबर दशानन, यानी रावण को कह रहा। पंकज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक है। पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। जैसे पंख यानी कीचड़ में तो बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं ना, बहुत सारी। पंख यानी कीचड़ में मच्छर भी पैदा होते हैं, तो क्या मच्छर को भी पंकज कहेंगे? कंसेप्चुअली तो कह सकते हैं, लेकिन पंकज जो शब्द है कमल के लिए रूढ़ हो गया है, कमल के लिए फिक्स कर दिए, कमल को ही पंकज कहते हैं, कमल के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए। दूसरा है जैसे हिमालय है, तो हिमालय भी, जो हिमालय पर्वत है हमारा उत्तर में, उसके लिए रूढ़ हो गया है। आप अपने घर में अगर बर्फ़ का घर बना लें कहीं पर और आप कहें कि ये हिमालय है, वैसे तो है हिमालय, लेकिन वो वाला हिमालय नहीं है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में स्थित है। उसके बाद दशानन है,
दशानन यानी 10 हैं आनन जिसके, तो क्या 10 आनन अगर किसी और करेंगे उसको भी आप दशानन बोलेंगे? तो दशानन जो शब्द है वो रावण के लिए फिक्स हो गया है। ठीक है, इसलिए इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़, योग तो है लेकिन रूढ़ हो गया किसी के लिए। अब देखें, जैसे पहले वाला एग्जाम्पल था, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंकज का अर्थ क्या हुआ? पंकज, पंख धन जय, पंख यानी कीचड़, जय यानी जन्म लेने वाला, यानी जो पंख में जन्म लेता है। पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, जबकि कीचड़ में मेढक, मछली तथा कुछ पौधे भी उत्पन्न होते हैं, मच्छर भी उत्पन्न होते हैं, और छोटे छोटे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं। लेकिन उन सभी को पंकज नहीं बोला जाता, केवल कमल को बोला जाता है। पंकज के लिए, पंकज जो कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, देखें, वाक्य यानी सेंटेंस। परिभाषा, दो शब्दों का वह समूह जो शब्दों का एक निश्चित और पूर्ण अर्थ दे उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित और पूर्ण अर्थ दे, यानी शब्दों का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक शब्द हों। ठीक है, तो शब्दों हो जाएंगे। दो शब्द आप एक साथ ले लीजिए, दो के बाद फिर चाहे जितने उसमें शब्द मिलाते जाइए। जैसे वहाँ जाओ, दो शब्द है, एक वहाँ दूसरा जाओ, तो वहाँ जाओ अपने आप में एक सेंटेंस भी है, तो ये क्या है? वाक्य। यानी शब्दों का वह समूह जो शब्दों के एक निश्चित और पूर्ण अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। वहाँ जाओ का अर्थ है, ठीक है, मैंने केला खाकर छिलका फेंक दिया, इसका एक अर्थ है क्योंकि ये सेंटेंस। लेकिन इन्हीं शब्दों को अगर थोड़ा सा इनका क्रम चेंज कर दे, केला, मैंने केला फेंक दिया, मैंने खाकर छिलका, इस तरह से अगर कहेंगे तो क्या ये कोई सेंटेंस है? ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे चित्र भी है, जैसे भूमि खेल रही है, ये क्या एक वाक्य है? क्यों ये सेंटेंस क्यों है? क्योंकि भूमि खेल रही है, ये एक अर्थ दे रहा है, इसका सार्थक अर्थ। शुभ नाच रहा है, तो यह भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी एक निश्चित और पूरा अर्थ दे रहा है। हर्षित पढ़ रहा है, तो ये भी एक अर्थ दे रहा है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में आपने देखा कि प्रत्येक वाक्य कुछ सार्थक शब्दों के समूह से बना है तथा जिसका एक निश्चित और पूर्ण अर्थ है। शब्दों का ऐसा सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह ही वाक्य कहलाता है। तो वाक्य क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह ही वाक्य कहलाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर इसका क्रम चेंज कर दें, एक वाक्य केला वाला जो भी एग्जाम्पल दिया था, मैंने केला खाकर छिलका फेंक दिया, तो इसका अगर हमने क्रम चेंज कर दिया था तो कैसा हो गया? तो वाक्य गलत हो गया था। वाक्य का सही क्रम कैसे होता है? जो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने केला खाया, जैसे मैंने केला खाया, तो मैंने ये क्या है? ये कर्ता है, क्योंकि मैं ही खाने का काम कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, मैं। ये क्या है? कर्ता है। क्या खाया? कर्म क्या हो रहा है? केला खाने का। कर्म क्या है? केला, केले पे काम हो रहा है ना, खाया जा रहा है, खाना क्रिया है, खाना क्रिया है। ठीक है, तो ये क्रम, पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और अंत में क्रिया आएगा। अगर हम ये कहें खाया केला मैंने, गलत हो जाएगा। खाया मैंने केला, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने केला खाया, ये सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है? उद्देश्य।
वाक्य का कर्ता का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। उपरोक्त वाक्यों में भूमि, शुभ तथा हर्षित ये क्या है? उद्देश्य है। जैसे यहाँ पे देखें, भूमि खेल रही है, शुभ नाच रहा है, हर्षित पढ़ रहा है। ये सभी सब्जेक्ट हैं। और कर्ता का वह वाक्य या कर्ता का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा, जैसे भूमि के बारे में कहा गया भूमि खेल रही है, ठीक है, शुभ नाच रहा है, तो शुभ नाचने का काम कर रहा है ना। और किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? शुभ के बारे में। किसके बारे में जानकारी? भूमि के बारे में। कौन पढ़ रहा है? हर्षित पढ़ रहा है। तो हर्षित क्या है? हर्षित के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो क्या होता है? कर्ता होता है। उसी को उद्देश्य या सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है प्रेडिकेट यानी विधेय। वाक्य का वह भाग जो क्रिया के बारे में सूचना देता है, अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे उपरोक्त वाक्यों में खेल रहा है, नाच रहा है, पढ़ रहा है, ये विधेय है, क्योंकि किसके बारे में जानकारी दे रहा है? ये इस कर्ता के बारे में जानकारी दे रहा है, भूमि के बारे में, शुभ के बारे में, हर्षित के बारे में बता रहा है कि वह क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं। एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर बेस्ड ऑफ फॉर्मेशन। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। ठीक है, इनका भी हम एक अलग चैप्टर में इनका अध्ययन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा विस्मयबोधक वाक्य। आज्ञावाचक शब्द वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इनका अध्ययन भी हम अगली कक्षा में डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ पर हम कह रहे हैं उनको हम अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज का चैप्टर हम क्लोज करने जा रहे हैं और लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। तो देखिए कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, मतलब जो चीज़ आपने पढ़ा उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इम्पोर्टेंट जिसे रिवीजन कर लें। देखिए पहला क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित समूह को। ठीक है, और वर्णमाला के बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं तथा व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब सार्थक की बात आ जाएगी तो वर्णों के मेल को शब्द कहेंगे, और जब व्यवस्थित समूह की बात आ जाएगी तो उनको भाषा की सबसे छोटी इकाई तो उन्हें वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और जब वर्णों का सार्थक समूह होता है तो उसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्दों के भेद 4 आधार पर किए गए, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। 2 शब्दों से अधिक शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य भेद जो है 2 आधार पर किए जाते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक कि समय होने वाला है, अब हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई होप दिस video will be beneficial for your next exam
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।